हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो 300 बेस्ट एमसीक्यू हैं जून महीने के हिंदी में। आई वीडियो को शुरू करते हैं। जो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है, उसने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट सिस्टम्स के साथ मिलकर भारत के जो स्कूल हैं उनमें बच्चों में उद्यमिता और नवाचार यानी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट डेवलप करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया है। ये प्रोग्राम 8 महीने तक लगभग चला था। इसका नाम है मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। इसमें बच्चों को वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों की कई टीम भी बनाई थी, उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी दिए थे उनको सिखाने के लिए। अटल इनोवेशन मिशन जो है ये 2016 में बना था, नीति आयोग ने इसे बनाया था और भारत के स्कूलों में इसने अटल टिंकरिंग लैब्स भी खोले थे। 10,000 से ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब भारत के विभिन्न स्कूलों में खोले जा चुके हैं। अब मेटा कंपनी के साथ मिलकर अटल इनोवेशन मिशन एक खास तरह के लेबोरेटरी खोल रहा है जिनका नाम है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी FTL। जो FTL होंगे, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, ये अटल टिंकरिंग लैब से ज़्यादा उन्नत होंगे, ज़्यादा बेटर होंगे। इतना ही नहीं, अटल इनोवेशन मिशन जो है उसने डेनमार्क का ICDK यानी इनोवेशन सेंटर ऑफ डेनमार्क ICDK के साथ मिलके वाटर चैलेंज शुरू करा है चौथी बार, जिससे भारत में हम पानी की समस्या को कम करने के लिए दोनों कंट्री मिलकर साथ काम कर सकें। और डेनमार्क वो कंट्री है जिसके साथ भारत ने ऑलरेडी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया हुआ है, यानी कि हरित रणनीतिक पार्टनरशिप हमने डेनमार्क के साथ साइन किया हुआ है। तो ये भी आपको नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो भारत का इंस्टीट्यूट पूछा जा रहा है, जो नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के साथ मिलकर काम कर रहा है उन बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए और उन बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो सकते हैं और अंतरिक्ष में हैं। जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर जो अंतरिक्ष यात्री हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो वहाँ पे कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपको डिजीज़ कर सकते हैं। और क्योंकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हैं और अगर वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएं तो हमारे एस्ट्रोनॉट जो वहाँ पे अंतरिक्ष में जाते हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। इन्हीं की स्टडी करेगा IIT मद्रास नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के साथ मिलकर। ऐसा ही एक बैक्टीरिया आपको बताता हूँ जो न्यूज़ में आ सकता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिला था और जो काफ़ी डिजीज़ फैला सकता है। इसका नाम है एंटेरोबैक्टर, ENTERO, एंटेरोबैक्टर BACTER बुगाडेंसिस, BUGADENSIS, एंटेरोबैक्टर बुगाडेंसिस। ये वो बैक्टीरिया है जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए नाटा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी जो कैलिफोर्निया में लोकेटेड है उसके साथ मिलकर काम कर रहा है IIT मद्रास। हमारा जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि जो आर्बिट्रेशन होता है यानी मध्यस्थता, उसके थ्रू जो मामले सुलझाए जाएंगे, अगर कोई सरकारी विभाग है या कोई सरकारी संगठन है, अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा है तो वो कितने रुपए तक के सुलझाए जा सकते हैं मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन के थ्रू। तो 10 करोड़ तक के मुकदमे सिर्फ सुलझाए जा सकते हैं। अगर कोई मुकदमा 10 करोड़ से ज़्यादा का है, जहाँ पे क्लेम 10 करोड़ से ज़्यादा का है, तो फिर कोर्ट ही जाना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन के थ्रू उसको सुलझाया नहीं जा सकता, ऐसा हमारे वित्त मंत्रालय ने कहा है। स्टारशिप ये दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है, लॉन्च व्हीकल है। ये अभी अभी इसने अपनी पहली पूरी उड़ान भरी। ये कौन सी कंपनी ने बनाया है? स्टारशिप। कई बच्चे स्टारशिप और स्टार लाइनर को कंफ्यूज करते हैं। तो स्टारशिप है स्पेसएक्स का, जो एलोन मस्क की कंपनी है। स्पेसएक्स इज द आंसर। इसने 6 जून 2024 को अपनी उड़ान भरी थी अमेरिका के टेक्सास से। और स्टार लाइनर किसका है? स्टार लाइनर है बोइंग कंपनी का, जिसमें सुनीता विलियम्स बैठ के गई हैं अभी अभी और पायलट बन के गई हैं। पहली बार एक महिला को पायलट बना के भेजा गया अंतरिक्ष में और वो बोइंग स्टार लाइनर के द्वारा भेजा गया है। सुनीता विलियम्स और इनका साथ दिया बैरी विल्मोर, जो कि स्टार लाइनर के कमांडर थे। तो कमांडर थे बैरी विल्मोर और पायलट थी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स की ये तीसरी अंतरिक्ष में उड़ान है और वो भारतीय मूल की हैं। एक तेलुगु व्यक्ति हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के, गोपी चंद थोटाकुरा, वो एक टूरिस्ट बन के अभी अंतरिक्ष में गए हैं और पहले इंडियन है जो टूरिस्ट बन के अंतरिक्ष में गए हैं। वो न्यू शेपर्ड में बैठ के गए हैं, NS न्यू शेपर्ड, जो कि ब्लू ओरिजिन कंपनी का अंतरिक्ष यान है, उसमें बैठ के वो गए थे। NS-15 में वो बैठ के गए थे। और न्यू शेपर्ड का नाम न्यू शेपर्ड क्यों रखा है? न्यू शेपर्ड का नाम एलन शेपर्ड के नाम पे रखा है। एलन शेपर्ड जो है वो एक बहुत ही महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे अमेरिका के, राइट? तो उनके नाम पे इसका नाम रखा है। और ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है? अमेजॉन के जो फाउंडर हैं उनकी है ब्लू ओरिजिन कंपनी। उन्होंने NS-15 को जो है अभी अभी भेजा था। तो ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं। और स्पेसएक्स कंपनी अभी अभी न्यूज़ में क्यों आई थी? स्पेसएक्स कंपनी न्यूज़ में इसलिए आई थी क्योंकि अमेरिका की ही एक और कंपनी है जिसका नाम है नॉर्थरोप ग्रमेन।
उसके साथ मिलके ये स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है अमेरिका के लिए। ये इंडिया में जैसे एनआईए होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारी एनआईए, अमेरिका में होता है नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस यानी एनआरओ बोलते हैं। तो अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआरओ उनके लिए जासूसी कर रहा है स्पेसएक्स। इसके लिए उसने अभी सैटेलाइट लॉन्च करे थे, अपना मिशन लॉन्च करा जिसका नाम है NROL 146। NROL 146 फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया था ये मिशन, और इसमें बहुत सारे वो स्पाई सैटेलाइट जासूसी करने के लिए अंतरिक्ष में छोड़ेगा स्पेसएक्स। और स्पेसएक्स ने एक सैटेलाइट और छोड़ा था अभी जिसका नाम है बैंडवैगन 1। बैंडवैगन 1 में इसने 11 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इन 11 में से एक इंडिया का भी है, टाटा ग्रुप का, जिसका नाम है TSAT-1A, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड सैटेलाइट TSAT-1A। तो ये टाटा ने लॉन्च करवाया था स्पेसएक्स से। भारत ने कौन से कंट्री के साथ मिलकर लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अभी साइन करा है? ये हमने इंडोनेशिया के साथ भी करा है, लेकिन अभी हमने यूएई के साथ करा है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो आंसर है वो है यूएई। तो यूएई की मुद्रा है दिरहम, DIRHAM, और इंडिया की है रुपी। तो हम लोकल जो करेंसी है उनमें व्यापार करेंगे इनके साथ। हमारा टारगेट ये है कि यूएई के साथ जो हमारा व्यापार है वो $100 बिलियन यानी $100 अरब होना चाहिए 2030 तक। नॉन ऑयल ट्रेड यानी इसमें मैं पेट्रोल इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल के अलावा जो व्यापार है वो $100 अरब होना चाहिए। यहाँ पे ये भी याद रखिए, भारत में जो हमारा डोमेस्टिक कार्ड है जिसे रुपए बोलते हैं, उसने यूएई का एक कार्ड आता है जयवान, JAYWAN, उसके साथ पार्टनरशिप करी है। इसी तरह से भारत का जो यूपीआई है उसने यूएई का जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे बोलते हैं ANI, उसके साथ अभी पार्टनरशिप करी है। अभी मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? इस राज्य में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ ही हुए थे। ये राज्य है उड़ीसा। ये संथाल ट्राइब से आते हैं। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संथाल हैं। संथाल भारत में बिहार, बंगाल, झारखंड और ओडिशा में रहते हैं। तो ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं ये, और ये 15वें मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। नवीन पटनायक के बाद ये मुख्यमंत्री बने हैं, और ये तीसरे ट्राइबल पर्सन हैं जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। इनसे पहले हेमानंद बिस्वाल और गिरिधर गमांग, ये 2 मुख्यमंत्री उड़ीसा के ऐसे रहे हैं जो ट्राइबल रह चुके हैं जब से उड़ीसा राज्य बना 1936 में, तब से। तो अभी बीजेपी की जीत हुई है इसमें, बीजेपी की सरकार उड़ीसा में पहली बार आई है। इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस, जो अलग अलग दुनिया में संस्कृतियां हैं उनके बीच में संवाद होना चाहिए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार मनाया गया। और क्योंकि ये पहली बार मनाया गया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कब मनाया गया। तो ये वाला दिन जो है ये था 10 जून का दिन, इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन। और ये दिन प्रपोज किया था चाइना ने यूनाइटेड नेशंस को, और यूनाइटेड नेशंस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। राइट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात मैं कर रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसका 79वां अधिवेशन अभी चल रहा है। और कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं फिल्मोन वांग, वो इसके अभी प्रेसिडेंट बने हैं। इसके अलावा कुछ और दिवस हैं जो पहली बार मनाए गए इस साल, वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 24 मई का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाया गया। मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। 25 मई का दिन जो है विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया गया। और 30 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाया गया। और 11 जुलाई का जो दिन है वो स्रेब्रेनिका नाम का एक शहर है, वहाँ पे जेनोसाइड हुआ था। स्रेब्रेनिका, SREBRENICA, स्रेब्रेनिका, उसके लिए जो है ये दिन मनाया गया। वैसे यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि 2025 का जो साल होगा वो क्वांटम साइंस का साल होगा, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का साल होगा। 2024 का जो साल है जो भी चल रहा है वो कैमलिड्स का साल है, यानी ऊंट और ऊंट जैसे दिखने वाले जानवर। और जो 2026 का साल है वो चरवाहे, शेपर्ड और ग्रासलैंड्स यानी रेंज लैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट्स का साल होगा। रेंज लैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट्स। अभी चंदू चैंपियन एक मूवी आई है, ये सच्ची कहानी है किस व्यक्ति की? ये कहानी है मुरलीकांत पेटकर की। ये एक पहले बॉक्सर थे, लेकिन फिर इन्होंने जो है ये 1965 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, उसमें इनको 9 गोलियां लगी। उसके बाद ये बॉक्सिंग नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने स्विमिंग किया, और स्विमिंग में इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता जो जर्मनी में हुआ था 1972 में। तो इन्हें पद्मश्री भी मिला था 2018 में। इनका जन्म सांगली महाराष्ट्र में हुआ था। तो इनकी सच्ची कहानी है चंदू चैंपियन। भारत के प्रधानमंत्री G7 समिट में भाग लेने गए। ये समिट कहाँ पे हो रहा है? ये जो समिट है ये अपुलिया में हो रहा है। अपुलिया को पुगलिया भी बोलते हैं, PUGLIA, ये पुगलिया। और ये पुगलिया में कहाँ पे या अपुलिया में कहाँ पे? फसानो, FASANO, फसानो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन है। 13 से 15 जून तक हुआ था। तो इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, फिर भी G7 समिट में गया था एक गेस्ट के तौर पे, अतिथि के तौर पे।
कई कंट्रीज ऐसे हैं जो अतिथि के तौर पे गए थे, जैसे अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इजिप्ट, केनिया, मॉरिशियाना, सऊदी अरब, यूएई, टूनिशिया, टर्की और साउथ अफ्रीका। इन सबको गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया था। G7 ग्रुप बना था 1975 में। और 7 कंट्री कौन से हैं जो G7 के मेंबर है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। और अगला जो G7 समिट होगा 2025 में, वो कनाडा के अल्बर्टा शहर में होगा। कनाडा के अल्बर्टा शहर में होगा। और जो पिछला हुआ था 2023 में, वो जापान के हिरोशिमा शहर में हुआ था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इन्होंने मोबाइल ऐप बनाई है जिससे जो भारत में 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाएगी। इस ऐप का क्या नाम है? इस ऐप का नाम है NCRB, संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। संकलन मतलब होता है कंपाइलेशन। और ये तीनों क्रिमिनल लॉज जो हमारे हैं 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। ये 3 क्रिमिनल लॉज कौन से हैं और इन्होंने कौन से पुराने अधिनियमों को रिप्लेस करा है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, इसने रिप्लेस करा है इंडियन पिनल कोड 1860 वाले को। तो बहुत पुराने वाले इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करा है भारतीय न्याय संहिता 2023 ने। उसके बाद अगला जो कानून है हमारा वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसने रिप्लेस करा है CRPC 1973 को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य मतलब होता है सबूत या एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसने रिप्लेस करा है पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तो ये तीनों एग्जाम में कोई भी आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि पुराने वाले कौन से कानून को रिप्लेस किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया है। इसमें भारत का रैंक क्या है? लिंग असमानता सूचकांक। तो ग्लोबल जेंडर गैप के मामले में हम 129 नंबर पे हैं 146 कंट्रीज में से। इसमें जो आखिरी रैंक आई है 146, वो सूडान देश की आई है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये इंडेक्स बना है, जैसे महिलाओं का आर्थिक भागीदारी यानी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन कितना है महिलाओं को, उनकी हेल्थ केयर और सर्वाइवल कैसी है, और उनका राजनीतिक सशक्तिकरण यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा है। तो ये इंडेक्स किसने दिया है? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया है। और इसमें नंबर 1 कंट्री कौन सा है? तो आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आइसलैंड। आइसलैंड नंबर 1 था, फिनलैंड नंबर 2 पे था, और नॉर्वे जो देश है वो नंबर 3 पे था। आपको नंबर 1 और नंबर 2 कम से कम जो है वो याद रखने हैं। और इसमें कुछ और बातें भी हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। जैसे पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं तो हमने कितना जेंडर गैप कवर कर लिया है। एक समय तो महिलाओं की बहुत बुरी हालत थी, राइट, पुरुषों के अगर कंपेयर करें तो जेंडर गैप पूरी दुनिया में 68.5% कवर हो गया है। लेकिन अभी भी कितना बचा है? 31.5%। यानी 31.5% गैप अभी भी हमें कवर करना है, जो हम नहीं कवर कर पाए। ये पूरी दुनिया के लिए कहा गया है। समस्या ये है, अगर हम इसी गति से चलेंगे जिस गति से अभी चल रहे हैं, तो हमें 134 साल लगेंगे इस गैप को कवर करने में। यानी हम सन 2158 तक उसे कवर कर पाएंगे। अभी चल रहा है 2024, तो हम 2158 तक उसे कवर कर पाएंगे। अंडरस्टूड? दूसरी बात, इंडिया को लेके भी एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है इसमें। इंडिया में कितना जेंडर गैप हमने कवर कर लिया है? तो इंडिया में 64.1% हमने कवर कर लिया है। यानी 35.9% हमें अभी कवर करना है, इतना हमने कवर नहीं किया है, राइट। और इंडिया में इकोनॉमिक पैरिटी कितनी है? कहने का मतलब ये है, अगर इंडिया में एक पुरुष 100 रुपये कमाता है तो महिला कितनी कमाती है? महिला कमाती है 39.8 रुपीज़। यानी भारत में जो इकोनॉमिक पैरिटी है वो सिर्फ 39.8% है। उसका भी हमें ध्यान रखना है। भारत में हर 100 रुपये जो पुरुष कमाता है, महिलाएं सिर्फ 39.8 रुपीज़ कमाती हैं। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। अभी अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपेटिटिवनेस इंडेक्स भी दिया था, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें अमेरिका नंबर 1 है और भारत की रैंक है 39। भारत उसमें जो है 39 नंबर पे था। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किसने शुरू करी है? ये असम सरकार ने शुरू करी है, जिससे लड़कियां जो हैं वो पढ़ें और उनको पढ़ने के लिए इंसेंटिव्स भी दिए जाएं। तो क्या इंसेंटिव दिए जाएंगे? अगर वैसे इनका टारगेट ये है कि 10 लाख लड़कियों को ये सपोर्ट करना चाहते हैं अगले 5 सालों में, और इस पर 1500 करोड़ रुपए सरकार खर्चा करेगी, 300 करोड़ हर साल। तो इसमें टारगेट इनका ये है कि अगर मान लो टोटल टारगेट है 10 लाख लड़कियों का भला करना है इसमें। अगर कोई लड़की मान लो हायर एजुकेशन ले रही है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन जिसे बोलते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसको यानी मान लो स्कूल में वो हायर एजुकेशन में है, 12वीं क्लास में है, 11वीं क्लास में इत्यादि, तो उसे उसके अकाउंट में हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये।
अगर मान लो लड़की ग्रेजुएशन कर रही है तो उसे मिलेंगे 1200 रुपये महीना उसके बैंक अकाउंट में, और अगर लड़की पीजी कर रही है या बीएड कर रही है तो फिर उसे मिलेंगे 2500 रुपये हर महीना उसके बैंक अकाउंट में। तो ये योजना असम सरकार ने शुरू करी है। वैसे असम में क्या आईएम भी आ रहा है, कोई भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईएम, हाँ कमरूप में आ रहा है। वही कमरूप जहाँ पे एक महिला रहती हैं पूर्णिमा देवी बर्मन, जिनको विटली गोल्ड अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने वहाँ पे एक पक्षी होता है हरगिला, जिसे ग्रेटर एडजुटांट स्टॉर्क बोलते हैं, उसको बचाने के लिए हरगिला आर्मी बनाई थी, वो भी कमरूप में बनाई थी। और असम की सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए एक सिस्टम बनाया है DRIMS यूनिसेफ के साथ मिलकर। DRIMS की फुल फॉर्म है डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी DRIMS। अभी अभी कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी है भारत का जिसने अपने भेड़ और बकरी यानी शीप एंड गोट सेक्टर को पूरी तरह से तब्दील करने के लिए अभी अभी हाथ मिलाया है न्यूजीलैंड के साथ? ये है जम्मू कश्मीर। न्यूजीलैंड भेड़ और बकरियों के पालन में बहुत अग्रणी है दुनिया में। उनका जो सस्टेनेबल फार्म मैनेजमेंट है यानी सतत कृषि प्रबंधन, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, डिजीज कंट्रोल, ये सब बहुत उन्नत है। तो वो जम्मू कश्मीर की मदद इसमें करेगा, राइट। तो ये एग्रीमेंट करा है अगले 5 साल के लिए। और जम्मू कश्मीर में अभी जो अखनूर पुंछ हाईवे है, हाईवे नंबर नेशनल हाईवे 144A, वहाँ पे एक सुरंग बनी है जिसका नाम है सुंगल, SUNGAL, जिसकी लंबाई है 2.79 किलोमीटर। तो ये बनाई है ब्रोने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और जम्मू कश्मीर की एक महिला है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर जो हैं ये पहली भारत की खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में एक जूरी मेंबर बनी हैं। तो जो वाटर स्पोर्ट्स होंगे उसमें जूरी मेंबर बन के जाएंगी पेरिस ओलंपिक्स में। इंडियन आर्मी ने पहली बार मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम लिया है। किससे लिया है, कौन सी कंपनी ने बना के दिया है? ये बेंगलोर की कंपनी है। इसको 100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडियन आर्मी से। ये कंपनी है ऑप्शन ए, एक्सेस गेट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये शत्रु के जो ड्रोन है उनको 5 किलोमीटर के दायरे में डिटेक्ट कर लेगी और फिर उन्हें न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। तो ये है मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम। अभी अभी भारत की पहली घुड़सवार कौन है जिन्होंने 3 स्टार ग्रों प्री इवेंट जीता? ये घुड़सवार जो है इनका नाम है श्रुति वोरा और ये कोलकाता से हैं। तो ये जो टूर्नामेंट हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये स्लोवेनिया देश में हुआ था। स्लोवेनिया एक देश है यूरोप का, वहां पे हुआ था और ये टूर्नामेंट इन्होंने जीत दिया, भारत का नाम रोशन किया। आपको बता दूं एक भारत घुड़सवारी संघ भी है और उसके अभी जो चेयरपर्सन बनाए गए हैं वो हैं जस्टिस नज़मी वजीरी, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नज़मी वजीरी। ये भी आपको नहीं भूलना है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। बच्चे जो हैं अगर खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो उनका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं होगा। इसीलिए पहली बार, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार मनाया गया दिन, ये कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, यानी बच्चों को 18 साल की उम्र तक खेलने का अधिकार होना चाहिए। यही मैसेज लेकर ये दिन मनाया गया 11 जून को। और 11 जून से एक दिन पहले यानी कि 10 जून को जो दिन मनाया गया वो था इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस, विभिन्न संस्कृतियों के बीच में संवाद का दिन। ग्लोबल पीस इंडेक्स आया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो शांति के मामले में हमारी रैंक है 116। कितने कंट्रीज में? 163। जो आखिरी रैंक आई है इसमें वो किसकी आई है? यमन की आई है, लास्ट रैंक आई है। और इसमें काफ़ी सारे क्राइटेरिया हैं, 23 क्राइटेरिया को इन्होंने लिया है ये देखने के लिए कि कौन सा देश कितना शांति प्रिय है या शांति है वहाँ पे। तो आपको दिखा देता हूँ नंबर 1, 2, 3। नंबर 1 इसमें भी आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप में भी आइसलैंड नंबर 1 था, यहाँ भी। आयरलैंड नंबर 2 और ऑस्ट्रिया नंबर 3 पे है। तो इंडिया 116। और भारत के पड़ोसियों की रैंक आप देख सकते हैं। भूटान एशिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल है, 21 जो है इसकी रैंक है। नेपाल की 81, बांग्लादेश 93, श्रीलंका 100 नंबर पे है और पाकिस्तान 140 और अफगानिस्तान जो है वो 160 नंबर पे आया है। और ये जो इंडेक्स है ये किसने दिया है? ग्लोबल पीस इंडेक्स किसने दिया है? ये दिया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसे शॉर्ट में IEP बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हेडक्वार्टर्ड है। ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिष्ठित एक विचार मंच है, यानी कि थिंक टैंक है। इंडियन आर्मी को अभी नागस्त्र 1 नाम के ड्रोन दिए हैं बना के, सोसाइट ड्रोन। सोसाइट ड्रोन को कामिकाजे ड्रोन बोलते हैं, KAMIKAZE, कामिकाजे, मतलब ये खुद ब्लास्ट हो जाते हैं बम की तरह। तो ये किसने बना के दिए हैं? कामिकाजे ड्रोन या सोसाइट ड्रोन। तो ये वाले ड्रोन अभी अभी बना के दिए हैं ऑप्शन बी, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। ये नागपुर में एक कंपनी है, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। ये ड्रोन 1 घंटे तक हवा में रह सकते हैं और 2 मीटर तक की एक्यूरेसी है इनकी। जब ये वार करेंगे तो 2 मीटर की एक्यूरेसी से करेंगे।
1 किलो तक का वजन भी उठा सकते हैं और 15 किलोमीटर तक इनकी मारक क्षमता है और 4500 मीटर तक ये उड़ान भी भर सकते हैं। तो काफ़ी पावरफुल हैं, काफ़ी ताकतवर है और हमारी आर्मी की कैपेबिलिटीज़ को डेफिनेटली ये बढ़ाएंगे। वैसे अभी आईआईटी कानपुर ने शुरू करा है एक प्रोग्राम जिसका नाम है उड़ान, जिसमें जो ड्रोन वाले स्टार्टअप्स हैं उनको वो सपोर्ट करने को तैयार हैं और 10 लाख रुपए तक की फंडिंग देने को तैयार है। इनमें से कौन सा टाउन है, शहर है उत्तराखंड में जिसका नाम बदलकर अब ज्योतिर्मठ हो गया है? पहले इसको जोशीमठ बोलते थे, तो आंसर है ऑप्शन बी, ये चमोली जिले में आता है। असल में आदि शंकराचार्य जो महान संत थे उन्होंने भारत में 4 मठ बनाए। एक तो था श्रृंगेरी मठ जो कर्नाटक में है, एक ये ज्योतिर्मठ हो गया, एक है कलिका मठ, कलिका मठ जो है द्वारका गुजरात में है, और एक है गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ पूरी उड़ीसा में है। तो ये भारत के 4 अलग अलग कोनों में ये 4 मठ बनाए थे। श्रृंगेरी मठ कर्नाटका, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, कलिका मठ गुजरात और गोवर्धन मठ उड़ीसा। बाद में इसका नाम लोगों ने फिर जो है जोशी मठ इसको बोलना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसका असली नाम ज्योतिर्मठ ही है और वही फिर अभी सरकार ने इसका नाम फिर से ज्योतिर्मठ कर दिया है। तो अब से इसे ज्योतिर्मठ कहा जाएगा। यहाँ पे वैसे आपको बता दूं, उत्तराखंड में 2 व्यक्ति जय गुप्ता और विजय धस्माना, उन्होंने पहला बायोस्फीयर बनाया है। बायोस्फीयर मतलब एक प्राइवेट फॉरेस्ट बना है जहाँ पे दुर्लभ जो पेड़ हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। ये राजाजी टाइगर रिजर्व में बना है जो उत्तराखंड में है, और दूसरा ऐसा बन रहा है सह्याद्री टाइगर रिजर्व में जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एन इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये किताब किसने लिखी है? इसमें रिजर्व बैंक का इतिहास, उसके पिछले 20 साल में तब्दीली, उनके इनिशिएटिव्स, आरबीआई में कैसे काम होता है, ये सब बातें की गई हैं। तो इसको लिखा है अल्पना किलावाला ने, तो आंसर है ऑप्शन सी। और आरबीआई के जो 22वें गवर्नर थे डी सुब्बा राव, डुवुरी सुब्बा राव, उन्होंने भी किताब लिखी है जिसका नाम है जस्ट अ मर्सिनरी, जस्ट अ मर्सिनरी। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO, ये एक रशिया ने इसकी गारंटी ली हुई है, रशिया लेड मिलिट्री अलायंस है। इसको किसने छोड़ दिया है? इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है। इस संगठन का ये संगठन 1992 में बना था, तो आर्मेनिया ने इसे छोड़ दिया है क्योंकि आर्मेनिया का कहना है कि हमारा जब युद्ध हुआ अजरबैजान के साथ, क्यों हुआ था आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध? नागोर्नो काराबाख एक एरिया है उसको लेकर, नागोर्नो काराबाख। तो आर्मेनिया की मदद करने कोई भी कंट्री नहीं आया CSTO का, और जब अजरबैजान CSTO का मेंबर भी नहीं है तब भी आर्मेनिया की हेल्प करने कोई नहीं आया। तो इसमें अब 5 ही मेंबर बच गए हैं, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, बस बाकी सबने इस संगठन को छोड़ दिया है। ये संगठन 1992 में बना था, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मॉस्को में है। और अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, यहाँ पे क्या होने वाला है इस साल? COP29, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सम्मेलन, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का COP29। वर्ल्ड अंडर-20 जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप किसने जीती है? कौन बनी है वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन? ये हैं दिव्या देशमुख और ये नागपुर से हैं। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पुरुषों में बने हैं, सबसे ऊपर जो नाम लिखा है काजीबेक नोगरबेक, ये कजाकिस्तान से हैं। तो कजाकिस्तान के खिलाड़ी काजीबेक नोगरबेक बने हैं वर्ल्ड जूनियर चैंपियन पुरुषों में। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो कौन बने हैं? प्रधान सचिव जिसको कहा जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को हेड करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर इनका ओहदा होता है, इनका पद जो होता है, इनकी रैंक और स्टेटस कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। तो ये बने हैं मिस्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे इन स्पेस के द्वारा, जो इसरो की कमर्शियल आर्म है इन स्पेस, उसके द्वारा अप्रूवल मिल गया है कि वो सैटेलाइट इंटरनेट भारत में दे सकती है? याद रखिए ये कंपनी है रिलायंस की जियो, और जियो ने पार्टनरशिप करी है SES के साथ। SES बोलते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ये लग्जमबर्ग की कंपनी है। तो लग्जमबर्ग की कंपनी SES के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया, ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया, जो भारत में सस्ता सैटेलाइट इंटरनेट, बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट देगी। क्या ये पहली कंपनी है जिसको इन स्पेस के द्वारा अप्रूवल मिला है? नहीं, ये दूसरी है। पहली कंपनी थी यूटेलसैट वनवेब, EUTELSAT, यूटेलसैट वनवेब, जो भारतीय एयरटेल के द्वारा बैक्ड है। ये पहली कंपनी थी। और दूसरी है ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया, जिसको रिलायंस जियो ने पार्टनरशिप बनाई है, जॉइंट वेंचर बनाया है लग्जमबर्ग की कंपनी SES के साथ मिलकर। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में लोकेटेड है और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ट्रेड वगैरह को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो इसका उपाध्यक्ष कौन बना है? इसके उपाध्यक्ष भारत के व्यक्ति बने, इनका नाम है हर्षपति सिंघानिया। ये JK पेपर कंपनी के चेयरमैन है। और प्रेसिडेंट कौन बना है इसका? चेयरमैन कौन बना है इसका इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का? ये बने हैं ऑप्शन बी में जो लिखा है नाम, फिलिप वरिन, ये बने हैं चेयरमैन, और ये फ्रांस के ही व्यक्ति हैं। और ये संगठन 1919 में बना था।
ट्रेड और बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करता है। आई हैव द स्ट्रीट्स, गलियां मेरे साथ हैं। अ कुट्टी लव स्टोरी, क्रिकेट स्टोरी, ये किसने लिखी अपनी आत्मकथा? ये लिखी है रविचंद्र अश्विन ने, तमिलनाडु से हैं और महान खिलाड़ी हैं। ये दुनिया के इतिहास में 9वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैचेस में 500 विकेट लिए, और भारत के दूसरे अनिल कुंबले के बाद। और अभी अभी सोर्स कोड नाम की आत्मकथा भी लिखी गई है, बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा लिखी है, इसका नाम है सोर्स कोड। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, ये 30 जून 2025 तक इसका विस्तार कर दिया गया है, यानी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2025 तक। आपको बताना है ये किस संगठन के द्वारा चलाई जा रही है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ऑप्शन बी। ये स्कीम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत चलाई गई थी। और ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी भारत में? डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम ये स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 2023 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब चलाया गया था भारत में? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत में शुरू किया गया था 2021 में, 2021 में हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और इसको भी लागू करता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। तो इसमें जो हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं, दवाइयों की दुकान वगैरह, अगर वो पेशेंट के रिकॉर्ड्स को डिजिटल करते हैं तो उनको 20 रुपये दिए जाते हैं हर एक रिकॉर्ड के ऊपर। और एक 14 डिजिट्स का आभा आईडी भी मिलता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में, जिसमें सारे आपके हेल्थ रिकॉर्ड एक ही जगह पे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत में जितने भी डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सबका एक डेटाबेस बनाया जाता है इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में। तो इसी के तहत जो चल रही है ये इंसेंटिव स्कीम, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, अब इसका विस्तार कर दिया गया है 30 जून 2025 तक। इनमें से कौन से राज्य का सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, जो भारत का पहला ग्रीन स्टेट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर बन गया है? तो ये असम सरकार का है। दिसपुर जो राजधानी है, दिसपुर गुवाहाटी में लोकेटेड है, तो वहां पे इनका सचिवालय पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेगा। इसके लिए सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट 2.5 मेगावाट का, और उससे ये चलेगा, तो पूरी तरह से ये ग्रीन होगा। स्मृति वन नाम का जो म्यूजियम है, अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, ये कहाँ पे है? इसको दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम्स में डिक्लेयर करा है यूनेस्को ने, और इसके लिए प्री वर्से अवार्ड भी इसे दिया गया है आर्किटेक्चर एंड डिजाइन के लिए। तो ये भुज में है, भुज कच्छ जिले में आता है, गुजरात, तो आंसर है गुजरात। भूकंप आया था गुजरात में 2001 में, और उसमें जो है उसमें 13,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। तो उन्हीं की स्मृतियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और उनका संरक्षित हैं। तो किसी संग्रहालय में, म्यूजियम में वो स्मृति शेष हैं। तो ये म्यूजियम 2012 में इसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था। ये भुज में बना है, काफ़ी बड़ा म्यूजियम है, 470 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ है। और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट भी है, 3 लाख पौधे हैं, सोलर पावर प्लांट से चलता है, पूरी तरह से ग्रीन है, और दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम में प्री वर्से अवार्ड यूनेस्को ने 2015 में शुरू करा था। इस साल ये अपनी 10वीं एनिवर्सरी मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा योजना किसने शुरू करी है? एक ही स्टेट के अंदर कई शहरों को आपस में जोड़ा गया है। ये छोटे छोटे जो विमान हैं, इनको चला के इनमें 6 लोग बैठ सकते हैं, सिर्फ 6 लोग बैठ सकते हैं, बहुत ही छोटे हल्के फुल्के विमान हैं। तो ये मध्य प्रदेश ने ये योजना शुरू करी है। इसके लिए इन्होंने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है। इस कंपनी का नाम है जेट सर्व, JETSERVE, जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। और ये इस टिकट अगर आपको खरीदनी है तो एक वेबसाइट भी बनाई गई जिसका नाम है फ्लाईओला, FLYOLA, फ्लाईओला वेबसाइट, जहाँ पे आप टिकट खरीद सकते हैं। तो 8 शहरों को जोड़ा गया है आपस में मध्य प्रदेश में, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, राइट, और इसके अलावा ग्वालियर, खजुराहो, रीवा, सिंगरौली, ये हैं वो 8 शहर। मैं रिपीट करता हूँ, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, उज्जैन, रीवा और सिंगरौली। इसका नाम है प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा योजना। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने पन्ना सीमेंट कंपनी को खरीद लिया है 10,422 करोड़ में? ये अंबुजा सीमेंट ने खरीदा है। ये कंपनी हैदराबाद की है, साउथ इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, और इसकी 14 मिलियन टन पर एनम सीमेंट बनाने की क्षमता है। 14 मिलियन टन पर एनम इतनी सीमेंट बनाती है, भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों में से ये एक है। तो इसको अंबुजा सीमेंट ने खरीद लिया है। और अंबुजा सीमेंट आप जानते हैं अदानी ग्रुप की कंपनी है, अदानी ग्रुप की कंपनी है। वैसे अदानी ग्रुप ने, अदानी की जो डिफेंस कंपनी है जिसे अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस बोलते हैं, उसने UAE की कंपनी एज ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करी है, जिससे जो डिफेंस है, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह है, उसमें आपसी सहयोग किया जा सके। तो अदानी जो ग्रुप है उसने एज ग्रुप के साथ जो है वो पार्टनरशिप करी है। यहाँ पे ये भी याद रखिए, अदानी डिफेंस नाम की कंपनी ने एक स्पेशल ड्रोन भी बनाए हैं जिनका नाम है दृष्टि 10। ये जो इजराइल के ड्रोन है हरमीज 900, उन्हीं का भारतीय रूप है दृष्टि 10। जल शक्ति मंत्रालय ने E-फ्लोज नाम का मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करा है, जो वास्तविक समय में जो नदी है उसमें पानी की क्वालिटी को मेजर करता रहेगा, लगातार उस पर नजर रखेगा। तो ये किसने बनाया है? ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा डेवलप किया गया है।
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ही आता है। ये जो सिस्टम बनाया है ई फ्लोज, ये प्रयाग पोर्टल का एक अंश होगा। प्रयाग पोर्टल जो है वहाँ पे भी वास्तविक समय में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है, प्लानिंग होती है, रिवर वाटर क्वालिटी पर ध्यान रखा जाता है। तो उसी के अंतर्गत ये एक टूल होगा ई फ्लोज। और हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है, आपको बता देता हूँ कि उन्होंने अभी अभी एक कैच द रेन कैंपेन भी शुरू करा था 5वीं बार, 5th टाइम, जिसका थीम था नारी शक्ति से जल शक्ति, नारी शक्ति से जल शक्ति। तो ये 9 मार्च से लेके 30 नवंबर तक, 9 मार्च को स्टार्ट हो गया था कैच द रेन और 30 नवंबर तक ये चलेगा। लैंड हीरो का अवार्ड किसे दिया है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है उनके द्वारा, UNCCD। लैंड हीरो का अवार्ड 10 लोगों को मिला है, इनमें एक भारत के हैं, उनका नाम है सिद्धेश सखोरे, ऑप्शन बी। ये महाराष्ट्र के व्यक्ति हैं और एग्रो रेंजर्स नाम की कंपनी चलाते हैं, एग्रो रेंजर्स। तो 17 जून को ये अवार्ड उन्हें दिया गया, 17 जून, जिसे हम वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में मनाते हैं। इस बार इसका थीम था यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी आवर फ्यूचर। तो जो लैंड हीरोज हैं, लैंड हीरो किसे कहा गया है? लैंड हीरो उसे कहा गया है जो बंजर भूमि को पुनर्वास करने के लिए काम करता है और जिसकी उम्र 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। तो सिद्धेश सखोरे को ये सम्मान मिला है। और जो UNCCD है, इनकी 16वीं बैठक कहाँ पे होगी? इसी साल होगी, जिसे कहा गया है COP16। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगी 2024 में। और इनकी जो COP17 है, 17वीं बैठक, वो 2026 में होगी मंगोलिया में। ये भी आपको नहीं भूलना है। इंडिया भी मेंबर है, इंडिया ने भी साइन किया हुआ है ये UNCCD। और UNCCD का हेडक्वार्टर जर्मनी के शहर बॉन में है, BONN, बॉन। वी शांताराम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ, वहां किसे मिला? मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1990 में शुरू हुआ था, इस बार 18वीं बार हुआ। वी शांताराम बहुत बड़े निर्माता निदेशक थे, उनके नाम पे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार दिया जाता है। ये मिला सुबैया नल्लामुत्तु को, ऑप्शन बी। सुबैया नल्लामुत्तु जो हैं ये एक जाने माने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर रहे हैं, यानी वाइल्ड लाइफ के ऊपर ये फिल्में बनाते हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2023, इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 जब खत्म हुआ, 2023 साल में कितने ऐसे लोग थे जो जबरदस्ती, जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा, यानी जो विस्थापित हो गए? तो टोटल इनकी संख्या थी 117.3 मिलियन, ऑप्शन सी, यानी 11 करोड़ 73 लाख दुनिया में लोग ऐसे थे। और अगर मैं बात करूं इनमें से आंतरिक रूप से विस्थापित कितने हुए थे, तो वो थे 68.3 मिलियन, यानी 11.7 करोड़ में से 11.7 करोड़ में से 6.83 करोड़ या 68.3 मिलियन ऐसे थे जो एक ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित हुए थे। और जो बाकी थे, जो बाकी बचेंगे, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए मजबूर हो गए थे। मिशन निश्चय किसने शुरू करा है? मिशन निश्चय आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब पुलिस ने शुरू करा है। पंजाब में जो बॉर्डर विलेजेस हैं, जो बॉर्डर पे गांव हैं, फजिल्का जिला है वहां पे, उसमें ऐसे 42 गांव हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जहां पे ड्रग सप्लाई काफी ज्यादा है, उसको रोकने के लिए शुरू करा है। फजिल्का जिला पंजाब का पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और फजिल्का का 108 किलोमीटर, तो वहां पे स्टार्ट किया। और पंजाब में कई जगह पे भारतीय आर्मी ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर ऑपरेशन कराया, जिसका नाम था एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक द्वितीय। मालाबार रिवर फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है? ये कोझिकोड केरल में हो रहा है, तो आंसर है ऑप्शन सी, कोझिकोड केरल। वैसे इसे कोझिकोड बोलते हैं, असली उच्चारण इसका कोझिकोड है, बट लिखते हैं कोझिकोड। 25 जुलाई से 28 जुलाई तक वहां पे होगा और इसमें कयाकिंग की चैंपियनशिप भी होगी। केरल का जो शहर है कोची, वहां पे ATCM हो रहा है। ATCM मतलब होता है अटलांटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। एपेडा ने पहली बार MD2 जो अनानास है, पाइनएप्पल, वो कौन से देश को बेचे? UAE को बेचे, तो आंसर है UAE। और ये जो MD2 वैरायटी के जो अनानास होते हैं, ये सिंधु दुर्ग जिला महाराष्ट्र से आते हैं, राइट। एपेडा काम करता है वाणिज्य मंत्रालय के अधीन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सेंट्रल बैंकिंग, ये एक मैगजीन छपती है लंदन से, इन्होंने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? ये दिया है भारतीय रिजर्व बैंक को, क्योंकि आर्थिक मंदी इतनी चल रही है दुनिया में, वैश्विक मंदी, उसके बावजूद RBI ने भारत को गिरने नहीं दिया, भारत की इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। द एडवेंचर्स ऑफ एडा मामा, एड फाइंड्स अ होम, ये पहली किताब है किसकी? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट अब एक लेखिका बन गई है, इनकी पहली किताब है एड फाइंड्स अ होम, द एडवेंचर्स ऑफ एडा मामा। बिनसर सेंचुरी में बहुत भीषण आग लगी, काफी लोगों की जानें भी गई, कहाँ पे है ये? तो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है। कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उत्तराखंड में, काफी फेमस है, उनमें से एक है बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। यहाँ पे फॉरेस्ट फायर जो है अभी अभी लग गई थी। और बिनसार सेंचुरी, यहाँ पे एक मंदिर भी है, बिनेश्वर महादेव टेम्पल, भगवान शिव का, तो ये काफ़ी फेमस एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इनमें से कौन सा संगठन है जिसने पाई प्रोग्राम स्टार्ट करा है?
यानी प्री इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो स्पेस के स्टार्टअप्स हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जैसे स्काईरूट एरोस्पेस, आप देख रहे होंगे भारत में अग्निकुल कॉस्मोस, ध्रुवा एरोस्पेस, पिक्सल, बहुत सारी स्पेस टेक्नोलॉजी की कंपनियां बन के उभरी हैं, क्योंकि हमें स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। अभी स्पेस इकोनॉमी $630 बिलियन की है, लेकिन 2035 तक $1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से। तो इन स्पेस ने शुरू करा है, इन स्पेस जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। तो हर तरह से ये स्पेस टेक्नोलॉजी के जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट देगा, फंडिंग देगा, मेंटरशिप देगा, उनको काम करने के लिए जगह देगा, उनको ट्रेनिंग देगा, ये सब काम इन स्पेस करेगा। तो इसने शुरू करा है पाई डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2024 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है नीचे से 5वीं, 180 कंट्री में हम 176 नंबर पे हैं। तो आपको बताना है कि इसमें टॉप किसने किया। एस्टोनिया ने टॉप किया, तो आंसर है ऑप्शन सी। लग्जमबर्ग नंबर 2 पे था और जर्मनी नंबर 3 पे था। ये बताता है एनवायरमेंट का जो परफॉर्मेंस है किस कंट्री का कितना अच्छा है। इसको येल यूनिवर्सिटी, YALE, येल यूनिवर्सिटी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर दिया है इस इंडेक्स को। हर 2 साल में एक बार आता है, पहली बार 2002 में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें भारत का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा पुअर देखने को मिला। भारत पहली बार, कौन सा कंट्री पूछा है, पहली बार एक हवाई अभ्यास करवा रहा है जिसमें बहुत सारे कंट्री पार्ट लेंगे, जिसका नाम है तरंग शक्ति। तो इंडिया करवा रहा है। कब होगा? अगस्त सितंबर में होगा। कहाँ पे होगा वो भी आर्मी ने सुरक्षा के कारणों से घोषणा नहीं करी है, भारतीय वायुसेना ने, राइट। तो ये पहले तो साउथ इंडिया में होगा, इतना कहा है अगस्त में, और फिर सितंबर में ये पश्चिम भारत में होगा, बस इतना कहा है अभी। बाकी जैसे जैसे नज़दीक आएगी डेट, काफ़ी जानकारी इसमें और ज़्यादा अवेलेबल होगी। तरंग शक्ति, वैसे भारतीय नौसेना तो करवाती है अभ्यास जिसमें बहुत सारे कंट्री भाग लेते हैं, जिसका नाम है मिलन, विशाखापट्टनम में होता है हर 2 साल में एक बार। लेकिन वायुसेना कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं कराती, इसमें मल्टीपल कंट्रीज भाग लेते हैं। अब करवाएंगे हम तरंग शक्ति के नाम से। तो इसमें अभी तो ऐसी अनाउंसमेंट आई है कि 12 कंट्री भाग लेंगे, अब वास्तव में तो बाद में ही पता चलेगा। बाकी अमेरिका ने करवाया था अभी, अमेरिका की वायुसेना ने रेड फ्लैग 24 अलास्का में, उसमें भाग लेने इंडिया गया था और बहुत सारे कंट्रीज भी गए थे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट आई है ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इसके मुताबिक दुनिया में परमाणु हथियार सबसे ज़्यादा किस कंट्री के पास है? तो आंसर है रशिया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दुनिया में 12,121 परमाणु बम है, उनमें से जो चालू हैं वो है 9,585। तो सबसे ज़्यादा 4,380 है रशिया के पास, दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास है 3,708 और तीसरे नंबर पर चाइना के पास है 500। तो ये वो कंट्री हैं जिनके पास परमाणु हथियार सबसे ज़्यादा है। एक रिपोर्ट और आई थी सिप्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, उसमें यह कहा गया था सेना पे खर्चा करने के मामले में कौन सा कंट्री नंबर 1 है। तो नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 चाइना है, नंबर 3 पे रशिया है और इंडिया चौथे नंबर पे था। 2023 में इंडिया ने अपनी सेना पे कितना खर्चा किया था? लगभग $83 अरब, लगभग 83.6 बिलियन डॉलर का खर्चा हमने अपनी मिलिट्री पे किया था, हम चौथे नंबर पे थे। एक रिपोर्ट इनकी पिछले महीने आई थी जिसमें 5 साल की रिपोर्ट थी, पिछले 5 सालों की, 2018 से 2023। उसमें यह बताया गया था कि इंपोर्ट के मामले में, हथियार खरीदने के मामले में कौन सा कंट्री नंबर 1 है। तो उसमें इंडिया नंबर 1 था। इंडिया ने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे, दूसरे नंबर पे था सऊदी अरब। इनमें से कौन से संगठन ने बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार दिए हैं? बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार दोनों 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। इनमें से हमारे संविधान के 8 शेड्यूल यानी 8वीं सूची में है 22 भाषाएं और 2 भाषाएं और हैं इंग्लिश और राजस्थानी। तो टोटल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है बाल साहित्य पुरस्कार भी और युवा पुरस्कार भी। अब युवा पुरस्कार 23 विनर अनाउंस किए गए हैं, क्योंकि संस्कृत के लिए 1-2 हफ्ते बाद दिया जाएगा। बाल साहित्य पुरस्कार पूरे 24 लोगों को मिला है। बाल साहित्य पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? ये भी एक अच्छा सवाल है कि बाल साहित्य अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था। तो ये दोनों अवार्ड दिए जाते हैं, ऑप्शन सी, साहित्य अकेडमी के द्वारा, जो हमारे संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करती है, राइट। बाल साहित्य पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 2010 में। ये उन लेखकों को मिलता है जो बच्चों की किताबें लिखते हैं, यानी बाल साहित्य। और युवा पुरस्कार उसे मिलता है जिसकी उम्र 35 साल से कम होती है, जिस लेखक की उम्र 35 साल से कम होती है और जिसने 24 भाषाएं हैं, संविधान में 22 और इंग्लिश और राजस्थानी 2 और उनमें बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा होता है या काव्य लिखा होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे बाल साहित्य पुरस्कार और ये युवा पुरस्कारों की सूची दी हुई है, आप इस पे नजर मार सकते हैं। पवन कपूर भारत की तरफ से ये विदेश मंत्रालय में सचिव हैं। ये गए थे पाथ टू पीस समिट में, यूक्रेन में शांति की बहाली के लिए समिट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये अभी स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड में कहाँ? स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिसको कहा जाता है बर्जन स्टॉक, BURGENSTOCK, बर्जन स्टॉक। वहाँ पे पाथ टू पीस समिट स्विट्जरलैंड में हुआ था। कोई बहुत ज़्यादा निष्कर्ष इसका कोई नहीं निकल पाया और इंडिया ने भी वहाँ का जो कम्युनिक था उस पर साइन करने से मना कर दिया था। नेल्सन मंडेला आजीवन उपलब्धि पुरस्कार किसे मिला है? साउथ अफ्रीका के द्वारा दिया गया विनोद गनात्रा को, जाने माने फिल्म मेकर, और इनको बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, राइट। इन्होंने गुजराती में भी फिल्में बनाई हैं, तो इन्हें मिला
नेल्सन मंडेला आजीवन उपलब्धि पुरस्कार। एक नेल्सन मंडेला अवार्ड और है जो निमहांस को मिला था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर, वो था नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, WHO के द्वारा दिया गया था। प्रचंड 50,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिनको प्रचंड कहा जाता है, ये बनाने के लिए किसे? ये मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, ये बनाएगी। टोटल 156 हेलीकॉप्टर बनाएगी ये, 90 हमारी आर्मी के लिए और बचे हुए जो हैं वो हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो टोटल 156 का ऑर्डर इसे मिला है, बहुत बड़ा ऑर्डर है ये, 50,000 करोड़ का ऑर्डर है, छोटी बात नहीं है, राइट। तो टोटल कितने प्रचंड बनाएगी ये? 156, और इसमें हमारी आर्मी को मिलेंगे 90 और 66 मिलेंगे इंडियन एयरफोर्स को। तो प्रचंड और तेजस में क्या फर्क है? तेजस होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो लड़ाकू विमान होता है, प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। और प्रचंड एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पे उड़ सकता है युद्ध के लिए। तो हमें काफ़ी चाहिए अभी ये, तो वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगी। और इनको बनाने में इनका HAL का साथ कौन देता है? फ्रांस की कंपनी सफरान, SAFRAN, सफरान, ये प्रचंड के लिए इंजन बनाती है। और इनमें जो ध्रुवस्त्र नाम की एंटी टैंक मिसाइल है वो भी फिट की जाती हैं प्रचंड हेलीकॉप्टर्स में। अभी अभी भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म, जिससे आप एयरपोर्ट पे जब फ्लाइट लें तो अपना लगेज खुद ही चेक इन कर सकते हैं, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे स्टार्ट हुआ है। ये दुनिया का दूसरा एयरपोर्ट है कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट के बाद जहाँ पे ये प्रणाली स्टार्ट हुई है। अब आपको एयर हॉस्टेस यानी विमान परिचारिका के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप खुद ही अपना लगेज चेक इन कर पाएंगे। इंडियन रेलवेज ने चेनाब ब्रिज बनाया है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील से बना हुआ आर्च रेल ब्रिज है। कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में बना है, रियासी जिले में। रियासी जिले के दो गांव बक्कल और कौरा, BAKKAL बक्कल और KAURA कौरा, इनको जो है ये आपस में जोड़ेगा। ये जो पुल है इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, यानी आईफिल टावर से भी ये ऊंचा है। और ये जो पुल है उधमपुर बारामूला श्रीनगर जो रेलवे लाइन है 272 किलोमीटर वाली, जो कश्मीर को भारत से जोड़ देगी रेल के द्वारा, उसका हिस्सा है। तो रियासी में ये पड़ेगा। और इसकी पुल की लंबाई है 1.315 किलोमीटर, 1.315 किलोमीटर, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है। श्रीनिवास हेगड़े इसरो के पूर्व साइंटिस्ट, इनकी डेथ हो गई। ये कौन से मिशन से जुड़े थे? ये चंद्रयान-1 जो मिशन हमने करा था, चंद्रयान-1 हमने 2008 में करा था PSLV XL रॉकेट का इस्तेमाल करके, तो उसके मिशन डायरेक्टर थे ये। फिर हमने चंद्रयान-2 किया था 2019 में, जो फेल हो गया था, और चंद्रयान-3 हमने किया जो सफल रहा 23 अगस्त को पहुंच गया था चंद्रयान-3, और इसलिए 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर दिया, कैंपस का, राजगीर बिहार में। आपको बताना है इसमें कितना खर्चा आया कैंपस को बनाने में? 1749 करोड़ रुपए का खर्चा आया, ऑप्शन सी। नालंदा यूनिवर्सिटी आज से 1600 साल पहले दुनिया की बहुत उत्कृष्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। अभी इसमें 24 बिल्डिंग बनाई है बड़ी बड़ी, और 17 देशों के साथ हमने कोलैबोरेशन करा है। ईस्ट एशिया समिट के जो मेंबर कंट्री है ना 18, उनमें से ज़्यादातर ये कंट्री हैं। तो 2016 में नींव रखी थी प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी। इसमें 40 क्लासरूम हैं, 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं, 1900 लोग जो हैं वो क्लासरूम्स में बैठ सकते हैं। ये कैंपस पूरी तरह से नेट जीरो है। तो भारत और ईस्ट एशिया समिट के जो कंट्री हैं 18, उनके बीच में कोलैबोरेशन है ये। ईस्ट एशिया समिट अभी लाओस की राजधानी वियंटियन में हुआ था। तो गुप्ता वंश के राजा कुमार गुप्ता ने इसे बनवाया था। फिर हर्षवर्धन और पाल वंश के राजाओं ने इसे काफ़ी और लोकप्रिय बनाया। फिर बख्तियार खिलजी जो बख्तियार खिलजी थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे, तो उन्होंने 12वीं शताब्दी, एग्जैक्ट ईयर है 1193 में उसे तोड़वा दिया था। और फिर इसकी खोज बहुत बाद में हुई, राइट, 1812 में फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन, एक ब्रिटेन के सर्वेयर थे, उन्होंने इसकी खोज करी। और फिर सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की शुरुआत करी थी 1861 में, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई करा एक यूनिवर्सिटी के तौर पे। तो 2016 में जब इसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी, तभी ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, बिहार में अभी नगी और नकती, ये 2 रामसर साइट बने हैं, जमुई में हैं दोनों, जमुई जिला बिहार, ये दोनों पक्षी बिहार। और मंगल ग्रह पे 3 गड्ढे, उनकी खोज अभी अभी भारत के वैज्ञानिकों ने करी है। फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने, एक का नाम रखा है लाल, एक का नाम रखा है यूपी के शहर मुरसा के नाम पे मुरसन, और एक हिल्सा जो बिहार में एक शहर है उसके नाम पे रखा है हिल्सा। ये इनके नाम रखे हैं। यूनियन कैबिनेट ने 76,200 करोड़ रुपए की लागत से ऑल वेदर ग्रीनफील्ड एक नया पोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा वधावन महाराष्ट्र में। वधावन महाराष्ट्र में कहाँ पे? जिला कौन सा है? पालघर, तटीय जिला है पालघर, अरब सागर से लगता है। ये भारत का 13वां मेजर पोर्ट होगा, 13वां मुख्य बंदरगाह होगा।
इसको कौन बना रही है? इस पोर्ट को डेवलप कर रही है एक कंपनी जिसका नाम है वीपीपीएल यानी वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड। इसमें इस कंपनी को बनाया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने, नावा शेवा पोर्ट, जिसमें 74% हिस्सा है इनका वीपीपीएल कंपनी में, और बचा हुआ 26% हिस्सा है महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड का यानी महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने मिलकर कंपनी बनाई है वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो इस पोर्ट को बनाएगी। और वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का हिस्सा है 76% और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का हिस्सा है 26%। तो इस पोर्ट की कैपेसिटी कितनी होगी? 298 मिलियन मैट्रिक टन, 298 एमएमटी इसकी ओवरऑल कैपेसिटी होगी, राइट। और अभी वैसे वर्ल्ड बैंक ने एक इंडेक्स भी दिया था, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। उसमें जो यागशान पोर्ट है चाइना का वो नंबर 1 था, सलाला पोर्ट ओमान का नंबर 2 था, कोलंबिया का कार्टाजीना पोर्ट नंबर 3 था, भारत का विशाखापट्टनम भारत में नंबर 1 और दुनिया में 19वें नंबर पे था। विशाखापट्टनम कंटेनर प्राइवेट टर्मिनल को चलाता है जेएम बक्सी नाम की कंपनी। इनमें से कौन सी कंपनी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया है मार्केटिंग सर्विस और इनोवेटिव सोल्यूशन देने के लिए, जिसका नाम है एस्टर। एस्टर को बनाया है इन्फोसिस ने बनाया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, $105 मिलियन का उन्होंने लोन दिया है। 550 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बन रहा है। कहां पे? जिसके लिए लोन उन्होंने दिया है, ये बन रहा है बीकानेर राजस्थान में। तो इसका आंसर है बीकानेर राजस्थान। थाईबोल्ट 1 और थाईबोल्ट 2 सैटेलाइट इनको धरती पे उतार लिया है। 15,000 ऑर्बिट यानी धरती के 15,000 चक्कर इन्होंने लगाए। ये किसने छोड़ी थी सैटेलाइट? ये ध्रुवा स्पेस नाम की कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी है। इन्होंने 2022 में इसको लॉन्च करवाया था इसरो के रॉकेट PSLV C54 से, PSLV C54 से। भूटान का ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन वो 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं चूखा प्रोविंस भूटान में। किसके साथ मिलके? तो कंपनी है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के साथ मिलके ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ही ज्यादा बड़ा। और अदानी ग्रुप को अभी अभी तंजानिया एक देश है, तंजानिया देश में एक बंदरगाह है दार एस सलाम, तो दार एस सलाम पोर्ट को मैनेज करने का ठेका भी मिल गया है। अवाग्यान मेमोरियल, स्टीफन अवाग्यान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट अर्मेनिया के जर्मुक में हुआ था। किसने जीता? ये जीता अर्जुन एरिगाइसी ने। अर्जुन एरिगाइसी जो तेलंगाना के एक ग्रैंड मास्टर हैं, वर्ल्ड नंबर 4 खिलाड़ी बन गए हैं। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम स्टार्ट हुई है 2024-25 से 2028-29 तक चलेगी। इसमें कितना खर्चा सरकार करेगी? तो इसमें 2254 करोड़, ऑप्शन ए, इतना खर्चा सरकार इसमें करेगी, राइट। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यानी पूरा खर्चा केंद्र सरकार करेगी, स्टेट्स इसमें कोई खर्चा नहीं करेंगे। तो इसमें क्या इन्होंने डिसाइड करा है? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है गांधीनगर में, गुजरात में, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, उसके पूरे इंडिया में कैंपस बिछाए जाएंगे, नंबर 1। उसके जो ऑलरेडी कैंपस हैं, जैसे दिल्ली में भी कैंपस है उनको और विस्तारित किया जाएगा, बहुत बड़ा बनाया जाएगा। और जो सेंट्रल हमारी फॉरेंसिक एक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैं वो भी सेटअप की जाएंगी पूरे इंडिया में। यानी कि हाई क्वालिटी ट्रेंड फॉरेंसिक प्रोफेशनल हमें क्रिएट करने हैं और टेक्नोलॉजी वगैरह को लेके आना है फॉरेंसिक के क्षेत्र में, तो ये काम हम करेंगे। वैसे जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है गांधीनगर गुजरात में, उन्होंने अपना युगांडा देश में पहला ओवरसीज कैंपस भी खोला था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, इंडेक्स भी आया है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो 2030 तक हमें अचीव करने हैं 17, उनमें से हमने कितने % अचीव करा है पूरी दुनिया ने मिलकर? सिर्फ 16% अचीव करा है। सिर्फ 16% अचीव करेंगे 2030 तक, इतना कम। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जैसे गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 है जीरो हंगर। तो नंबर 1 कंट्री चल रहा है फिनलैंड, नंबर 2 स्वीडन, नंबर 3 डेनमार्क। तो जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। भारत की रैंक है 109। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के मामले में हम अभी काफी पीछे चल रहे हैं। इनमें से कौन सा राज्य है जिसको पहला रैंक मिला है सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा यहां पे इंस्टॉल की गई है? मई 2024 तक एकदम लेटेस्ट आंकड़े हैं, तो ये करी है गुजरात ने। गुजरात ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। गुजरात में अब तक 11,823 मेगावाट विंड पावर इंस्टॉल की गई है और तमिलनाडु में इंस्टॉल की गई है 10,743 मेगावाट। तो इस मामले में फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है तमिलनाडु, थर्ड है कर्नाटक। कर्नाटक ने करी है 6,312 मेगावाट। अगर मैं बात करूं सोलर एनर्जी की तो नंबर 1 कौन चल रहा है अभी? राजस्थान, बड़े अंतर से नंबर 1 है। राजस्थान नंबर 1 है। राजस्थान ने 22,180 मेगावाट सोलर पावर जनरेट करी है, अब तक इंस्टॉल करी है, यानी 22,180 मेगावाट। और दूसरे नंबर पे उसमें गुजरात है, 14,182 मेगावाट सोलर पावर गुजरात में आई है, 14,182 मेगावाट। अंडरस्टूड। और अभी ग्लोबल विंड डे भी मनाया गया हमारे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, उन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट भी दी गई। ग्लोबल विंड डे, अंतर्राष्ट्रीय
पवन ऊर्जा दिवस ये 15 जून को मनाया गया। इस उपलक्ष्य में एक कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जिसका नाम था पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा संगठन है जिसने $170 मिलियन का लोन दिया है भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए? ये दिया है एशियाई विकास बैंक ने। तो आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। 2024 का ब्लू प्लैनेट प्राइज किसे मिला है? ब्लू प्लैनेट प्राइज जो है ये उसको मिलता है जो हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए काम करता है, एनवायरनमेंट के लिए काम करता है, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करता है, बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करता है। तो ये दो को मिला है। एक तो व्यक्ति हैं इंडिविजुअल जिनका नाम है प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टांजा, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और दूसरा है एक संगठन जिसको बोलते हैं IPBES यानी ऑप्शन सी, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये अवार्ड कौन देता है? जापान का एक संगठन है जिसे बोलते हैं अशाही ग्लास फाउंडेशन, ASAHI, अशाही ग्लास फाउंडेशन, GLASS, अशाही ग्लास फाउंडेशन हर साल देता है उन इंडिविजुअल्स को, उन संगठनों को जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं एनवायरनमेंट के क्षेत्र में। इसमें $5 लाख का कैश अवार्ड भी मिलता है। तो रॉबर्ट कोस्टांजा को भी ये मिला है। ये लंदन में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, और इसके अलावा ये मिला है IPBES संगठन को। 1992 में ब्लू प्लैनेट अवार्ड जो है ये स्टार्ट किया गया था। पावो नुर्मी गेम्स में गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में किसने जीता? पावो नुर्मी गेम्स हर साल फिनलैंड में होते हैं क्योंकि पावो नुर्मी दुनिया के महानतम एथलीट्स में से थे, फिनलैंड से थे। इन्होंने मल्टीपल ओलंपिक गोल्ड मेडल और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे। तो पावो नुर्मी गेम फिनलैंड में होते हैं। ये जीता नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा इसमें जो है नंबर 1 रहे, और नीरज चोपड़ा ने थ्रो करी थी 85.97 मीटर। नंबर 2 पे रहे फिनलैंड के टोनी कराकन, ऑप्शन बी में जो इनका नाम है, और नंबर 1 पे रहे फिनलैंड के ही ओलिवर हेलेंडर। ये था हमारा बेस्ट इंडियन MCQs का जून का जो पार्ट 3। हिंदी में मिलते हैं भाग 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।